वेलकम ऑन रिसर्वाइस एकेडमी। तो आज बेसिक ज्योग्राफी की इस क्लास में हमारा चैप्टर है 5 सिक्स्थ क्लास की ज्योग्राफी जो है आपकी एनसीईआरटी की उसका। तो चैप्टर 5 है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो ये बात तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है। क्यों जीवित रह सकता है? क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, जैसे भूमि, जल तथा हवा, ये पृथ्वी पर ही मौजूद है ना। और किसी ग्रह पर नहीं है ना। जल, वायु है ना, ऑक्सीजन नहीं है, ये सिर्फ पृथ्वी पर ही मिलते हैं, इसलिए मानव यहाँ जीवित रह सकता है। तो ये एकमात्र ऐसा ग्रह है। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं, डोमेन है। कौन कौन से हैं? भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं और जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं वो है जीवमंडल या बायोस्फीयर, इसे इंग्लिश में कहते हैं। अब इन चारों परिमंडलों की विशेषताओं को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा भूमंडल, या आप कह सकते हो स्थल मंडल। तो पृथ्वी का ये ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं, उसे भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह को हम 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, आपने सुना होगा ये शब्द महाद्वीप। और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम अपने भूमंडल को विभाजित कर सकते हैं। तो विश्व के सभी महासागर, ये 5 महासागर हैं, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, ये आपस में मिले हुए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। लेकिन इन्हें कुछ सीमाओं या देशों के आधार पर हम कुछ इन्हें अलग कर देते हैं। बाकी सारे महासागर आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो समुद्र जल के तल की एक विशेषता यह भी होती है कि सभी जगह इसका जो तल होता है वो समान होता है। और यही कारण है कि जो स्थल की ऊंचाई होती है उसको समुद्र के तल से मापा जाता है, इसलिए हम समुद्र के तल को शून्य मानते हैं। जैसे जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, है ना। तो ये समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और आप कहीं भी जाते हो तो लिखा होता है ना कि समुद्र तल से ऊंचाई इतने किलोमीटर या इतने मीटर। तो इसलिए बताया जाता है कि समुद्र तल हर जगह एक समान है, तो इसकी हम ऊंचाई को शून्य मानते हैं और वहीं से आपकी ऊंचाई करते हैं। तो अगर एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर है, तो वहीं विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है ना। तो मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है समुद्र तल से? 11,022 मीटर। ठीक है, बात करते हैं महाद्वीप की। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। ये ध्यान रखना है, जो उत्तरी अमेरिका है ये कोई देश नहीं है। अगर आप सोचते हो उत्तरी अमेरिका देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है यूएसए, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, वो देश है। लेकिन उत्तरी अमेरिका आपका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ठीक है, अब इन 7 महाद्वीप की कुछ जो खास विशेषताएं हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उन पर प्रकाश डालते हैं। तो एशिया, इस महाद्वीप की ये विशेषता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप आपका, और भारत भी एशिया महाद्वीप में ही है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग घेरता है। और ये जो महाद्वीप है आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो है वो इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। और इस महाद्वीप में भी अगर मैं आपको डीप में बताऊं तो भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, एशिया के पश्चिम में जो यूराल पर्वत है वो इसे यूरोप से अलग करता है। और यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को हम क्या कहते हैं? यूरेशिया। यूरेशिया अगर शब्द आपने सुना है तो कंफ्यूज मत होना, यूरोप और एशिया जहां मिलते हैं उस हिस्से को हम यूरेशिया कह देते हैं, खासकर से रूस वाले भाग को। ठीक है, बात करते हैं यूरोप की। तो ये तो बता ही दिया मैंने आपको कि ये पश्चिम में है एशिया के, और यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के बीच में एक सीमा का काम करता है। और जो आपके आर्कटिक व्रत है ना, ये इससे होकर गुजरता है यूरोप से। और ये जो है आपका 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब अफ्रीका की बात करते हैं। तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जो आपकी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा, इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसका बड़ा भाग अफ्रीका का उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे आपकी ये जो तीनों रेखाएं हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों ही रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती हैं। तो ये एक ही ऐसा महाद्वीप है। ठीक है, फिर सहारा का जो रेगिस्तान है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, वो भी अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, कौन सी है? नील नदी, है ना। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी, वो भी अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। ठीक है,
अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। ये जो आपका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं पनामा स्थल संधि। ठीक है, जो आपका दक्षिणी अमेरिका है और ये उत्तरी अमेरिका, तो ये जो आपको एक छोटा सा ये संकरा सा भाग दिख रहा है स्थल से, ये पनामा स्थल संधि है। इससे ये दोनों महाद्वीप आपस में जुड़ते हैं। ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। ठीक है, आपका आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका। तो इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जो कि इसके नाम से भी हम पता लगा सकते हैं। दक्षिण अमेरिका विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? एंडीज। ठीक है, वो एंडीज दक्षिणी अमेरिका में इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन भी दक्षिण अमेरिका में ही बहती है। तो ये ध्यान रखना, मैंने अफ्रीका में जो सबसे लंबी बताई थी वो नील नदी क्या थी? सबसे लंबी नदी थी विश्व की, जो अफ्रीका महाद्वीप में थी। वही विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन दक्षिण अमेरिका में बहती है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया एक देश हम मानते हैं, लेकिन ये एक देश नहीं, ये एक महाद्वीप ही है। तो ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, अतः इसे हम एक द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ये तो आप जानते हैं कि द्वीप क्या होता है, जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं, जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, है ना। अब आप बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की। तो यह एक बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव जो है वो इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, अंटार्कटिका के। अब क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, जिस कारण यह कभी भी किसी भी प्रकार के स्थायी मानव निवास का स्थान नहीं रहा है। हालांकि बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं अंटार्कटिका में, और भारत के भी हैं। कौन कौन से हैं? मैत्री है, दक्षिणी गंगोत्री, ये भारत के शोध केंद्र है जो अंटार्कटिका में स्थित है। लेकिन मानव निवास के लिए ये एक अच्छी जगह नहीं है, इस कारण वह मानव निवास नहीं मिलता। अब बात करते हैं पृथ्वी के दूसरे परिमंडल की, जलमंडल। ठीक है, अभी तक तो हम भूमंडल की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं जलमंडल की। तो ये बात आप जानते ही हैं कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं या नीला ग्रह कहा जाता है, और जिसका कारण यही है कि इस पे एक बहुत बड़े भाग में महासागर हैं। इस कारण ये अगर अंतरिक्ष से देखो तो नीला प्रतीत होता है। तो पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल के जल के सभी रूप जलमंडल में जल के सभी रूप शामिल किए जाते हैं, जैसे महासागर, नदियाँ, झीलें, ग्लेशियल या हिम नदियाँ हिंदी में कहते हैं, और ये भूमिगत जल जो आपका जमीन के नीचे होता है ना, और वायुमंडल में जो जल वाष्प होती है ना, वो सभी इसमें जलमंडल में शामिल किए जाते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि इतना जल होते हुए भी हम पानी की कमी क्यों बताते हैं, है ना। कहते हैं ना जल बचाओ, जल की एक एक बूंद कीमती है। तो अगर पृथ्वी पर इतना जल है कि इसका 71% भाग जल से ही घिरा हुआ है, तो भी हम कमी क्यों बताते हैं? तो इसका कारण है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है ना, और वो इतना अधिक खारा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। बहुत ही ज्यादा नमकीन, मतलब उसमें आप कह सकते हो कि अगर एक गिलास में आप 2-3 चम्मच नमक डाल दो, इतना खारा पानी है, तो उसे तो हम अपने यूज में नहीं ले सकते। और जो शेष जल बचता है उसका बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, ग्लेशियरों में है ना, और भूमिगत जल में है। तो बहुत कम जल है जो मानव के लिए बचता है और अलवणीय है और मनुष्य के लिए उपयोग में आ सकता है। तो यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब बात करते हैं महासागरों की। तो जलमंडल का मुख्य भाग है महासागर, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है, ये स्थिर नहीं रहता कि आपका इसका जल एक ही जगह स्थिर है। इसका जल जो है वो गति करता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, ये महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। कौन कौन सी? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, जिन्हें हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं जो अपने आकार के अनुसार क्रम से इस प्रकार हैं, इनके मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा इस तरीके से। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर,
फिर दक्षिणी महासागर और फिर लास्ट है आपका आर्कटिक महासागर। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, एक तो अंटार्कटिका है वो महाद्वीप है और एक आर्कटिक है ये महासागर है, ठीक है। अब आपकी प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है जो पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे जो गहरा भाग है मेरियाना गर्त वो भी प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया भी था। एशिया और ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और ये जो है आपका अंग्रेजी भाषा का जो एस अक्षर है उसके आकार का है, जैसा आप देख रहे हैं। और ये घिरा हुआ है आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। फिर आपकी बात करते हैं हिंद महासागर की, तो ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर कहते हैं ना इसे, इंग्लिश में इंडियन ओशियन, तो इसका नाम भारत के नाम पर रखा गया और ये ऐसा एकमात्र महासागर है, ठीक है। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। बात करते हैं दक्षिणी महासागर की, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है ये जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है दक्षिणी गोलार्ध में, तो उसे चारों तरफ से घेरता है और चौथा बड़ा महासागर है। और लास्ट महासागर है आपका आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। अब आपका तीसरा जो पृथ्वी का परिमंडल है वायुमंडल, उसकी बात करते हैं। तो पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायु की है पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट हिस्सा है। इसी कारण हम सांस ले सकते हैं वायुमंडल के कारण ही। और भी ये जो आपका कई आसमान का नीला दिखना, बारिश होना, ये सब एक तरीके से वायुमंडल के कारण ही है। और सूर्य से आने वाली कुछ हानिकारक किरणों को रोकने में भी ये मदद करता है, जैसे आपकी अल्ट्रावायलेट होती है ना, तो ओजोन आपका एक लेयर है वायुमंडल की, वो इसे रोकती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है पृथ्वी के तल से और वायुमंडल को उसके घटकों तथा तापमान और कुछ अन्य विशेषताओं के आधार पर हम 5 परतों में बांटते हैं। ये परतें पृथ्वी की सतह से इस तरीके से शुरू होती है कि सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल और फिर है बहिर्मंडल। तो ये 5 परत हैं वायुमंडल की। इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारे वायुमंडल में, जिसमें ये बादल, बारिश, तूफान, चक्रवात ये सब आते हैं, वो है क्षोभ मंडल, ठीक है। फिर आपका समताप मंडल की इंपॉर्टेंस ये है कि जो हवाई जहाज ये सब उड़ते हैं ये समताप मंडल में ही उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी आपकी मौसमी जो घटनाएं होती हैं वेदर संबंधित वो नहीं होती। बाकी हम इन्हें कभी डीप में एकदम डिस्कस करेंगे। वायुमंडल जो है आपका मुख्यतः 2 गैसों का बना है। कौन कौन सी? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, जो कि इसका 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन आपका 78% है वायुमंडल का पृथ्वी के, और ऑक्सीजन है 21%। और जबकि जो आपकी ये दूसरी गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि की मात्रा जो है इनकी 1% से भी 1% है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस है कि ये प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हालांकि ये बहुत कम मात्रा में है, लेकिन पृथ्वी द्वारा जो छोड़ी गई ऊष्मा है उसको अवशोषित करके पृथ्वी को गर्म रखता है। जैसे कंबल का काम करता है, सर्दियों में हम कंबल ओढ़ते हैं तो हमारी जो ऊष्मा निकलती है उसे रोकता है ना अंदर, उसी प्रकार से आपका कार्बन डाइऑक्साइड काम करता है। हालांकि अब इसकी मात्रा बढ़ रही है, जैसे आपका तो पृथ्वी का जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रोल एक ज़्यादा है। ये आपका कोयले और ये जीवाश्म ये सब जलाने के कारण इसकी मात्रा बढ़ने से ऐसा एक आप समझो जैसे आपके ऊपर 3-4 कंबल डाल दिए जाए गर्मी में तो आपका दम घुटेगा ना, ठीक उसी प्रकार से तो इसकी मात्रा बढ़ रही है। इसी कारण ये ग्लोबल वार्मिंग का भी अब एक कारण बन चुका है। तो ये पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करके पृथ्वी को गर्म रखता है और ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। तो हमने आपके 3 प्रमुख जो परिमंडल हैं उनका डिस्कस कर लिया है, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। अब जो तीनों इन परिमंडलों से एक अंतर क्रिया करके एक मंडल बनता है जिसमें मनुष्य निवास करता है, जीव मंडल, बायोस्फीयर, है ना, उसकी बात करते हैं। तो मनुष्य जहां 3 परिमंडलों से अंतर क्रिया करके जीवित रहता है उसे जीव मंडल कहते हैं। आप ना सिर्फ महासागर में रह सकते हैं, ना सिर्फ हवा में, बल्कि आपको जीवित रहने के लिए स्थल, वायु, जल सभी की आवश्यकता होगी। अतः जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं, ठीक है।
जीव मंडल के प्राणियों को हम मुख्यतः दो भागों में विभक्त करते हैं, एक तो जंतु जगत और एक पादप जगत, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा ये यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऋषभ आईएएस एकेडमी का ये जो आपका प्लेटफॉर्म है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो आती रहती है। धन्यवाद।